नमस्कार। मैं हरिहर प्रसाद चौहान, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय महाविद्यालय पुसौर, रायगढ़। आज हम बीए अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 5 का एक टॉपिक भारत में संवैधानिक संस्थाओं का विकास के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता का अध्ययन करेंगे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता की देना था। इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करना था, जिसपे प्रांतों और राज्यों के देशी नरेशों को शामिल होने की इजाजत दी गई थी। केंद्र और प्रांतों के विषयों का विभाजन भी किया गया था। शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। केंद्रीय विषय, जिसके अधीन केंद्र विधि का निर्माण कर सकते थे। प्रांतीय विषय, जिसमें प्रांत नियम बनाते थे या विधियों का निर्माण करते थे। समवर्ती विषय, जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों इसके अधीन आते थे। केंद्र और प्रांत दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाई गई कानूनी वैध मानी जाती थी। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया और गवर्नर को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका में भारतीय मंत्रियों के सलाह से कार्य करना था और इसी कारण से गवर्नर को उत्तरदायी बनाया गया था और इसी कारण से 1935 का जो अधिनियम था प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जाना जाता है। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत आज हम प्रांतों में क्या कार्यकारिणी थी, प्रांतों की व्यवस्थापिका सभा कैसी थी, गवर्नर के क्या अधिकार थे और वास्तविक रूप में ये जो प्रांतीय स्वायत्तता जो भारतीयों को मिली थी उसका स्वरूप कैसा था, इसका अध्ययन करेंगे। प्रांतों की कार्यकारिणी। अब प्रांतों के कार्यकारिणी प्रमुख गवर्नर होता था। गवर्नर को अपना कार्य बहुमत दल के नेता और उसके द्वारा निर्मित मंत्रिमंडल के सलाह से कार्य करना पड़ता था। वह मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री, जिसको बहुमत दल का नेता हम कहते थे, उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता था, उनको पदच्युत कर सकता था। कार्यकारिणी का कार्य विधेयकों को प्रस्तुत करना, विधियों का निर्माण करना था, बजट पर चर्चा करना था, वित्त और प्रशासनिक कार्यों का पर भी यहां पर चर्चाएं होती थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। गवर्नर बजट को परिवर्तन भी कर सकता था। यद्यपि इस प्रांतीय व्यवस्था में प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया था, लेकिन साथ ही गवर्नर को
स्वविवेक और विशेषाधिकार की भी शक्ति प्रदान की गई थी। आगे हम गवर्नर की शक्तियों पर अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका कैसे थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में एक सदन या दो सदनीय व्यवस्था थी। एक सदनीय व्यवस्था जिसे विधानसभा कहा जाता था, प्रायः पंजाब, सिंध, उड़ीसा, बिहार में थे, इत्यादि में थे। द्विसदनात्मक व्यवस्थाएं जिसमें दो सदन होते थे, विधानसभा जो कि निम्न सदन होता था और इसके सदस्य निर्वाचित होते थे, जबकि विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता था, इसके सदस्य निर्वाचित भी होते थे और गवर्नर द्वारा मनोनीत भी होते थे। द्विसदनात्मक व्यवस्था बंबई, मद्रास, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत जैसे प्रांतों में लागू किया गया। इनके लिए पृथक पृथक सीट भी आरक्षित किए गए। जैसे बंगाल में 250, मद्रास में 215, संयुक्त प्रांत में 228, बंबई में 175, मध्य प्रांत में 112, इत्यादि इत्यादि। मताधिकार, इस अधिनियम के तहत मताधिकार अत्यंत सीमित था। भारत के करीबन 14% जनसंख्या ही मतदान कर सकती थी, क्योंकि मतदान के लिए योग्यता उच्च रखी गई थी। मतदान के लिए कर, संपत्ति और शिक्षा संबंधी योग्यताएं रखी गई थी। उदाहरण के तौर पर यदि हम लें तो संयुक्त प्रांत में यदि कोई व्यक्ति मतदान करता था तो उसे विधानसभा में यदि वो कोई मतदान करता था तो उसे 150 रुपया कर देना पड़ता था, कर देने योग्य होता था। दूसरा, 5 रुपए लगान से अधिक की उसके पास भू संपत्ति होनी चाहिए थी। तीसरा, वह प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लिया होना चाहिए। विधान परिषद में मतदान की योग्यता को और उच्च रखा गया था। जैसे कोई व्यक्ति 4000 का आयकर देता हो, राय बहादुर साहब की उपाधि धारण करता हो, विश्वविद्यालय में सीनेट का सदस्य हो और स्थानीय बोर्डों का अध्यक्ष होना भी तय किया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय जो भारत प्रांतों में और टोटल भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी उसमें मताधिकार कुल 14% तक ही सीमित रहा। व्यवस्थापिका जो सभा थी उसको प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। कुछ मामलों में समवर्ती विषयों पर भी वह कानून बना सकता था। अब देखते हैं हम गवर्नर की शक्ति क्या थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दे दिया गया था। अब यह केंद्र के हस्तक्षेप से मुक्त था। प्रांतीय विषयों पर प्रांत स्वतंत्र होकर के कानून बना सकती थी और गवर्नर व्यवस्थापिका सभा का प्रमुख होता था। गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल के परामर्श से अब सीधे ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जाता था। कुछ बड़े राज्य थे जहां पर
गवर्नर की नियुक्ति भारत मंत्री के सलाह पर सम्राट द्वारा किया जाता था, जैसे बम्बई, मद्रास, बंगाल इत्यादि। गवर्नर को स्वविवेक और विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि रक्षा, धार्मिक, विदेश और जनजातीय क्षेत्रों के मामले पर वह प्रबंध करता था, उस पर उसका नियंत्रण रहता था। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता था, उनको पदच्युत कर सकता था। कोई भी विधेयक पारित करने से पहले गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। गवर्नर को वित्त के 40% भाग को स्वविवेक से खर्च करने का अधिकार था। बजट पर कौन से मद में वाद विवाद हो, कौन से मद में वाद विवाद नहीं हो, इसको तय करने का अधिकार गवर्नर को ही था। गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता था। गवर्नर को यदि लगता कि व्यवस्थापिका सभा विधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो प्रांतों का नियंत्रण अपने अधीन कर लेता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गवर्नर को बहुत ही ज्यादा अधिकार और शक्तियां प्राप्त थी। वास्तविक रूप से क्या एक प्रांतीय जो स्वायत्तता थी भारतीयों के लिए लाभकारी रही या नहीं रही? 1935 के अधिनियम में पहली बार प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के इस प्रयास को हम एक सकारात्मक या अच्छी सुधार के रूप में देख सकते हैं। अब प्रांत सीधे भारत सरकार के एजेंट न होकर के सीधे सम्राट के प्रतिनिधि थे। अब प्रांतों को पूर्ण वित्तीय, प्रशासनिक और कार्यपालिक शक्तियां सौंपी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वतंत्र के इकाइयों में विकसित करने का प्रयास था तथा एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न था। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को भी विकास किया गया था। लेकिन हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में गवर्नर को स्वविवेक और व्यापक शक्तियां देकर के भारतीयों के साथ छल किया गया था। उस पर बाह्य नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण दोनों थे। बाह्य नियंत्रण की यदि मैं बात करूं तो कुछ विषय या कुछ मामले ऐसे थे जहां पर गवर्नर जनरल सीधा वहां हस्तक्षेप कर सकता था, जैसे रक्षा, विदेश, धार्मिक या कबायली क्षेत्र। यदि गवर्नर जनरल को लगता था कि प्रांतों में जो शासन है विधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो प्रांतों का शासन सीधा अपने नियंत्रण में ले सकता था। गवर्नर भी कुछ विधेयकों को गवर्नर जनरल के परामर्श के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता था। आंतरिक यदि प्रतिबंधों पर बात करें तो गवर्नर ही मंत्री परिषद का नियुक्ति करता था। मंत्रिपरिषद में जो बहुमत दल का नेता था उसी के परामर्श से नियुक्ति करता था और उसको उसी के सलाह पर कार्य करना था। लेकिन गवर्नर को यह बाध्य नहीं था कि वह उनके परामर्श को स्वीकार करे, माने या नहीं माने। गवर्नर, जैसे कि मैंने पहले बताया, गवर्नर को
व्यय के 40% हिस्सों को अपने स्वविवेक से खर्च करने का अधिकार था। कोई भी विधेयक पारित करने से पहले गवर्नर की अनुमति लेनी आवश्यक थी। धन या वित्त विधेयक से संबंधित जितने भी विधेयक थे उसके पारित करने से पहले गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। वह किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकता था, पारित बजट को परिवर्तन कर सकता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में जो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा गवर्नर को शक्तिशाली बना दिया गया था और इस प्रकार से भारत को छल करने का अंग्रेजी शासन का प्रयास था, क्योंकि अंग्रेजी शासन यह नहीं चाह रही थी कि वह अपने उपनिवेश को सशक्त बनाए। 1935 के अधिनियम का कांग्रेस और अन्य दलों ने व्यापक विरोध किया, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को जब यह लागू हुआ तो इस अधिनियम को अस्वीकार करते हुए भी कांग्रेस और अन्य दलों ने 1937 में इसी अधिनियम के तहत चुनाव हुए उसमें हिस्सा लिया। और आगे हम देखते हैं कि 14 अगस्त 1947 तक जो ब्रिटिश भारत था वह इसी अधिनियम के तहत ही कार्य किया। धन्यवाद।